चलिए बच्चों, तो बात करेंगे हम इस वन शॉट में आर एनवायरमेंट चैप्टर की, जो आपके हाफ ईयरली में पूछा जा रहा है। और अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं तो आपके बोर्ड्स में भी डेफिनेटली ये चैप्टर जो है वो आना ही है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत से कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऐसे हैं जो मज़ेदार कॉन्सेप्ट है जिसे मैं कहूँगा। और लगभग बच्चों 3 से 4 नंबर ये चैप्टर आप लोगों को दे ही जाता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये 3 से 4 नंबर जो है अपने अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली लेकर छोड़ेंगे। अब बच्चों ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है आर एनवायरमेंट। अब देखिए भाई, हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या होता है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो टर्म आई है सबसे पहले हमारी, वो टर्म है इकोसिस्टम। ठीक है जी, इकोसिस्टम। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों, ये जो टर्म हमारी पूछी गई, बच्चों पेन कॉपी लेके बैठना जरा। इकोसिस्टम टर्म जो है वो आई है यहाँ पे। अब इकोसिस्टम क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं एक जो टर्म हमारी पीछे आई है, आवर एनवायरनमेंट, यानी कि हमारा प्यारा वातावरण। ठीक है, हमारा वातावरण। तो हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या है, हमारा एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बना है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बताओ इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम किससे मिलके बनता है? इकोसिस्टम जो बनता है बेटा, दो चीज़ों से मिलके बनता है, या दो चीज़ों का आपस में इंटरैक्शन है। और वो क्या क्या है? वो है एक आपके बायोटिक फैक्टर्स, वो है एक आपके बायोटिक फैक्टर, और दूसरे जो है बेटा यहाँ पे वो आ गए आपके ए बायोटिक फैक्टर। ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? बायोटिक फैक्टर जो होते हैं आपके, ये वो फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? जिसमें आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, राइट। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ए बायोटिक फैक्टर के बारे में, जब बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे ए लग जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मतलब क्या होता है? नॉट। तो यानी कि ये कौन से हो गए? जो लिविंग नहीं है। ठीक है, जो लिविंग नहीं है। ठीक है, जो लिविंग नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए ए बायोटिक फैक्टर। अब इनके अंदर हम लोग बात करेंगे आगे, फर्दर मैं इनका डिवीजन कर दूंगा। लाइक यहाँ पे जो मैं बात करूंगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ बच्चों आपके ये आ गए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये आ गए आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे आ गए एनिमल्स। आप क्या आ गए? आपके एनिमल्स आ गए बच्चों। ठीक है, एनिमल्स आ गए। एनिमल्स के बाद जो हम यहाँ बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। किसके बारे में? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। भाई वो जो लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बायोटिक फैक्टर में के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यहाँ पे रख रहे हैं। और नॉन लिविंग यानी कि जो आपके ए बायोटिक फैक्टर्स आगे बच्चों, इनके अंदर मैं रखना चाहूँगा जैसे कि टेम्परेचर हो गया। ठीक है, अभी इनका किस तरीके से रोल होता है हम लोग वन बाय वन सबको बच्चों अच्छे से समझेंगे। और दूसरा जो आ गया यहाँ पे हमारा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही मानूंगा मैं इसको भी, वो हो गया हमारा लाइट। बच्चों लाइट के अलावा कौन सा हो गया हमारा? जैसे कि हो गया सॉइल। मतलब ये ऐसे फैक्टर हैं बच्चों जो एक ए बायोटिक फैक्टर के अंदर आते हैं। अच्छा, ये दोनों मिलकर जो हैं, ये दोनों मिलकर किसको बना रहे हैं? ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम को बना रहे हैं। तो आसान भाषा में हम ये कहते हैं कि इन दोनों का आपस में इंटरैक्शन है। इन दोनों का आपस में क्या है? इंटरैक्शन है। क्या है? आपस में इंटरैक्शन है। ठीक है जी, इन दोनों का आपस में इंटरैक्शन हो गया। मतलब इसका ये है कि अगर इनमें से कोई भी फैक्टर के ऊपर फर्क पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर सॉइल नहीं होगी या अगर सॉइल ठीक तरीके से काम ना करे, तो बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं ये अपना भोजन ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे। और अगर प्लांट्स अपना खाना ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा? वे भूखे मर जाएंगे यार। कौन? ये एनिमल्स। क्या होगा? इन्हें कहाँ से खाना मिलेगा फिर? अब भूख से डेथ हो जाएगी, स्टार्वेशन से, है ना। फूड चेन तो यहीं से चल रही है ना, अभी समझेंगे फूड चेन को भी आगे। और भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अपना रोल प्ले करते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर और लाइट जो है उसका तो अपना रोल है ही। और यहाँ लाइट में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सूर्य देवता के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सूर्य देवता के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ जब मैं लाइट को बोल रहा हूँ, राइट बच्चों। तो ये समझ सकते हैं आप कि अगर सोचो लाइट ही ना हो बच्चों, अगर ये लाइट ही ना हो तो क्या होगा?
ये लौंडे तो बेचारे अब खाना ही नहीं बना पाएंगे, और जब ये लौंडे खाना नहीं बना पाएंगे तो ये जो लौंडे हैं सारे एनिमल्स जो हैं बेसिकली वो कहाँ जाएंगे, हर्बीवोर्स कहाँ जाएंगे, प्रोड्यूसर्स जो अगर अपना ठीक से काम नहीं करेंगे तो हर्बीवोर्स का क्या होगा बच्चों, राइट। और उसके आगे जो दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है फिर उसका क्या होगा, बेसिकली कनेक्शन है, इसी को हम इंटरैक्शन का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, इंटरैक्शन का नाम दे रहे होंगे। तो बच्चों ये पॉइंट आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ आगे। देखो बच्चों इकोसिस्टम के टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम के अपने टाइप्स होते हैं। बोलो यार क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स में देखो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया। अब फॉरेस्ट इकोसिस्टम किसके अंदर आता है बच्चों, एक हो गया यहाँ पे आपका जो सबसे पहला आता है बच्चों वो होता है नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा होता है सर, नेचुरल इकोसिस्टम। और एक होता है जो मैनमेड होता है। कैसा होता है, मैनमेड होता है, ठीक है जी। मैनमेड यानी कि जो आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है, ठीक है। वो हो गया मैनमेड हमारा इकोसिस्टम, ठीक है सर। आगे चलते हैं भाई, फॉरेस्ट इसके अंदर आ गया यार, ओशियन भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। ओशियन भी इसी के अंदर आ गया हमारा, ठीक है। ओशियन इकोसिस्टम जो है वो भी इसी के अंदर आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओशियन आ गया हमारा, राइट। ये आ गया हमारे यहाँ पे ओशियन। देखो कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ आई हैं, कैसे किस तरह से तैर रही हैं ये, राइट। कितने खुश होकर तैर रही हैं, देख सकते हैं आप। ये देखो जंगल कितना अच्छा है, ये देखो झरना बह रहा है यहाँ पे, देख रहे हो कितनी बढ़िया बढ़िया जिप्स लगवाई हैं आप लोगों के लिए। ये देखो जरा, ये देखो कहाँ जा रहे हैं, सैर पे जा रहे हैं ये, ठीक है, राइट। डेट वेट मारने नहीं जा रहा है ये ठीक है, ये बेचारा काम करने जा रहा है। भाई यार तुम फिर वही बात, आर्टिफिशियल कितनी क्या सोचने बैठे, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में जैसे आगे आपका यहाँ पे क्या, क्रॉप फील्ड्स आ गए। क्या आगे बेटा, क्रॉप फील्ड। ये मैन ने तो, इन्होंने तो बनाई है ये, ठीक है उसके बाद एक्वेरियम हो गया बेटा। घरों में आपने देखा होगा या कहीं भी अस्पताल में या आपने कहीं भी आप जाते हो ऑफिस में आपने देखा होगा ये इकोसिस्टम लगा हुआ, राइट। तो मैन मेड ही होता है बच्चों ये भी, ठीक है। इकोसिस्टम ये मतलब ये वाला जो इकोसिस्टम हो गया ये मैन मेड हो गया, एक्वेरियम जो होता है, ठीक है जी। आगे चल रहे हैं। ये देखो बच्चों, ये आपके लिए एक फ्लो चार्ट टाइप कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं या फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमारा इकोसिस्टम जो है वो बन रहा है। तो बेटा सबसे पहले आ गए यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर, दूसरा आ गया बायोटिक फैक्टर। बायोटिक में लिविंग आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, और यहाँ पे एयर, वाटर, लैंड हो गया हमारा, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। इसी के बारे में भी हमने यहाँ पे बात भी की थी। जब हम बात करते हैं बेटा बायोटिक फैक्टर्स की, तो इसके अंदर जो आपके जो प्लांट्स हो गए बेसिकली यहाँ पे हमारे सबसे पहले आते हैं ग्रीन प्लांट, जो कौन होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं। मूवी प्रोड्यूस करने वाले नहीं बेटा, प्रोड्यूसर होते हैं बेटा, प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो खाना बनाते हैं, राइट, जो शुरुआत कर रहे हैं एक तरीके से फूड चेन की। फिर आते हैं आपके जो कंज्यूमर्स होते हैं, कौन आते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, राइट, कंज्यूम करने वाले। और फिर आते हैं डिकम्पोजर, जो डेड और डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं बेटा। सबके बारे में बात करेंगे। तो ये आगे सबसे पहले हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स वो होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं आपके जो कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, और ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, आप दोनों खाते हैं, है ना। पैरासाइट्स कौन से होते हैं बेटा, पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट्स कौन होते हैं, दो तरह के होते हैं, बताता हूँ। एक होते हैं एक्सोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। दो टाइप के पैरासाइट्स हो गए, एक होते हैं एक्सोपैरासाइट्स और एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। बेटा पैरासाइट्स को क्या चाहिए, बेटा ध्यान से देख, पैरासाइट को एक तो उसकी लिविंग होस्ट से एक तो चाहिए होता है शेल्टर, प्लस एक उसको चाहिए उससे उसकी बॉडी में फूड। बेटा दो चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, एक तो उसको शेल्टर चाहिए, एक चाहिए फूड, राइट। और ये किससे चाहिए उसको, ये चाहिए बेटा उसको होस्ट बॉडी से। किससे चाहिए, होस्ट बॉडी से। अब मान ले तेरे बालों के अंदर लिसिस हो गई, ठीक, अबे नहीं मैं मानने को बोल रहा हूँ यार, मान ले तुम्हारे बालों में लिसिस हो गई। अब लिसिस क्या है, एक तरह का एक पैरासाइट है, लिविंग बॉडी तेरे ऊपर है, तेरे बॉडी से क्या ले रहा है, शेल्टर। तेरे जो बाल हो गए उससे क्या लिया उसने, शेल्टर लिया। और तेरा ब्लड सक करके क्या कर रही है वो, उसके फूड को ले रहे हैं, बेसिकली वो फूड ले रही है जो ब्लड सक कर रही है। बच्चों के पेट में वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े जिसे आप बोलते हो आसान भाषा में, वो क्या है, वो भी तो एक तरह के पैरासाइट्स हैं। वो कैसे पैरासाइट्स है, बॉडी के अंदर रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो शेल्टर हो गया। जो तुम बढ़िया बढ़िया खाते हो गुलाब जामुन मोमोज, वो भी वो खाते हैं, वो उसका फूड हो गया, ठीक है। तो वो एंडोपैरासाइट्स हो गए, जो बॉडी के बाहर हैं वो एक्सोपैरासाइट्स, जो बॉडी के अंदर है वो एंडोपैरासाइट्स। आगे चलते हैं बेटा।
आगे देखो यहाँ पे, अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये रहे प्रोड्यूसर आपके सामने, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया किसका, ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल ले लिया हमने, किसका एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स का एग्जांपल ले लिया, हमारे जो प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो जरा कंज्यूमर्स आ गए अब यहाँ पे, ये कौन है, ग्रास, देखो प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास होपर ने खाया ग्रास को, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो पहले ले रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया वो, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसको हटा ही देते हैं, बेकार सा लग रहा है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, वो इतना लिख देते हैं बस प्राइमरी, ठीक है। फ्रॉग जो हो गया वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, फ्रॉग खाएगा इंसेक्ट को, इसको खा गया, ये पाइथन उसको खा गया ईगल, तो ये इस तरीके से एक छोटी सी फूड चेन बन गई हमारी, क्या बन गई, एक छोटी सी फूड चेन बन गई। फूड चेन में अभी आगे बात करेंगे, तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर क्या है, इसके अंदर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, क्या है, डिपेंडेंट है। आगे देखो बेटा, फिर आते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं, क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे मशरूम है, इंसेक्ट हो गए, कई बैक्टीरियाज हो गए, वर्म्स हो गए, ये सभी जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को अपना खाना बनाते हैं। फिर आता है बेटा हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सबसे पहला फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा बेटा, आपके आसपास कोई पॉन्ड है वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपके आसपास जो कोई पॉन्ड है वहां पे देखने को मिल जाएगा एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। रिवर के अंदर हो गया भाई, रिवर के अंदर इकोसिस्टम आपका हो गया, उसके अंदर पॉन्ड के अंदर आपके एनिमल्स भी हो गए, ठीक है, आपके छोटे छोटे प्लांट्स भी हो गए बेटा, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, कोई ग्रीन एल्गे हो गई, ठीक है, उसके अंदर आपके फ्रॉग आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, है कि नहीं, कोई बर्ड्स आके बैठ जाते हैं, तो ये बेसिकली उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों छोटे छोटे उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए, राइट। सबसे बड़ा आता है जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक है, जहां जहां से सवाल आता है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो मैनी है, बहुत सारे हैं वो, बिकॉज देर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, क्योंकि अर्थ पे क्या है, अर्थ पे अलग अलग प्लेसेस हैं भाई, अलग अलग प्लेसेस से मतलब है मेरा कि कोई जैसे मान लीजिए कि कोई ठंडा है, मान लीजिए कि कोई गर्म है, ये तो मैं दो ही एग्जांपल बता रहा हूँ अभी, है ना। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं, बिकॉज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स आर सो डाइवर्स, क्या है ये, बहुत डाइवर्स है, इट इज डिफिकल्ट टू जनरलाइज देम, तो इसको जनरलाइज करना आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी में अलग अलग टाइप के मतलब हमें ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिलते हैं। वी हैव अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स and we have a variety of animals as well, right. Terrestrial ecosystem में some of the most common terrestrial ecosystem that are found are the following, मतलब जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर अमेजन रेन फॉरेस्ट हो गए, बिल्कुल हो गए। जैसे डेजर्ट्स है, डेजर्ट भी तो अपने आप में क्या है बेटा, डेजर्ट भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, ये सभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इस इकोसिस्टम को। ओशियन हो गया, ओशियन इकोसिस्टम जो है अमंग सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन द वार्म वाटर सच एज दोस ऑफ द पैसिफिक ओशियन। बेटा समुद्र के अंदर कभी आपको अगर मौका मिलेगा स्कूबा डाइविंग करने का, मैं तो कहता हूँ करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने नहीं किया अभी, मेरे को भी वो करनी है, मेरा भी एक एम है कि मैं स्कूबा डाइविंग करूं और गाइड वाइड के साथ बढ़िया तरीके से उसमें जाऊं। मतलब एक अपने एक हैबिटेट को देखना है मेरे को, उसे भी बहुत अच्छे से, और जितना अच्छे से डीप तक जा सकते हैं ना इन द प्रेजेंस ऑफ गाइड, ठीक है। पता लगा मैं किसी का ब्रेकफास्ट वगैरह बन जाऊँ या लंच बन जाऊँ, राइट। तो एक उसको देखना है हमें हैबिटेट को, आपको अलग अलग टाइप के लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर ऑर्गेनिजम्स तक वहाँ पे भी देखने को आपको मिलेंगे। तो आप एक मज़ेदार इकोसिस्टम है बेटा वहाँ पे भी हमारा, जो ओशियन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको अलग टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, अलग टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है तो इवन आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो कि ये प्लांट है या एनिमल है, हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, राइट। तो अगर आप एक नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो तो राइट, तो मज़ेदार है, मतलब कहने का मतलब है बहुत मज़ेदार है। ओशियन इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ डिफरेंट सॉर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग सॉर्ट्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम। लाइक जैसे शैलो वाटर में, शैलो वाटर का मतलब होता है जहाँ बहुत डीप वाटर नहीं होता, ठीक है। दूसरा होता है जैसे डीप वाटर हो गया, वार्म वाटर हो गया, कोल्ड वाटर हो गया, ये अलग अलग टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप से हमें ओशियन में इकोसिस्टम जो है वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं। देन आता है फूड चेन। बच्चों इस पे 5 स्टार लगा लेना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड चेन वाला कॉन्सेप्ट।
फूड चेन क्या होती है भाई, आदमी है कोई भी एनिमल है तो खाना तो खाएगा ही ना, खाना खाएगा। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। अगर हम एनिमल्स की बात करें कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम बेसिकली प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है और एनिमल्स जो है एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, जो कार्निवोर्स होते हैं। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज अ फूड। बेटे डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, ये डेफिनेशन अलग से कर लेना, मतलब इसकी डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। अब जैसे ग्रास है, ग्रास ने खाना बनाया, उसको खा गया डियर, डियर को खा गया लायन जो होता है। एक मजेदार बात यहाँ पे ये है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है ये कि यहाँ पे मान लीजिए कि सन है, अब सन से क्या हो रहा है, सन से एनर्जी आ रही है, सन से क्या आ रही है, सन से एनर्जी आ रही है। सन जितनी भी सन एनर्जी दे रहा है, ग्रीन प्लांट उसका सिर्फ 1% ही कैप्चर करेंगे। ये बच्चों स्टार लगा के ये बात लिख लो कि यहां से सन के पास से जितनी भी एनर्जी आ रही है, सन के पास से जितनी भी एनर्जी आ रही है, ग्रीन प्लांट उसका सिर्फ 1 या 2% जो है वो कैप्चर करते हैं, बाकी का जो है वो इधर उधर निकल जाता है, ठीक है, बाकी का जो इधर उधर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में खर्च हो जाता है, ठीक है, तो ये इधर उधर निकल गया। तो बेसिकली यहाँ पे ग्रास ने या प्लांट्स ने कितने % कैप्चर किया, सिर्फ 1%, और उसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जो है वो फूड जो है वो बढ़ता चला जाता है। अभी इसको आगे रिलेट करूंगा मैं, ठीक है। तो एक फूड चेन जो हो गई बेटा, एक फूड चेन इज अ वेरियस स्टेप। इस फूड चेन में हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग स्टेप्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बेसिकली, इसे हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है, इसकी भी डायरेक्ट डेफिनेशन जो है पूछ ली जाती है कि वहाँ पे एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो फूड चेन ये आ गई हमारी, एक हमारी फूड चेन यहाँ पे आ गई कि जैसे फ्लावर है, फ्लावर एक प्रोड्यूसर हो गया, उसको खा रहा है कैटरपिलर, कैटरपिलर को खा गया फ्रॉग, फ्रॉग को ले गया स्नेक, और स्नेक पे नजर बनाए बैठा था ऊपर से आउल। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, किस चीज के लिए, दे ऑल आर डिपेंडेंट फॉर फूड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ये यहाँ पे फूड चेन हो गई, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, ये फूड चेन हो गई आपकी फॉरेस्ट में, फूड चेन हो गई ग्रासलैंड में, फूड चेन हो गई पॉन्ड के अंदर, ठीक है, फूड चेन हो गई पॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो देखने को मिल रहे हैं कि एक क्रस्टेशियन भी है इसमें, एक प्लांट है, एक क्रस्टेशियन है, एक स्मॉल फिश है, और उसके बाद उसको एक बर्ड जो है वो लेके जा रहा है, राइट, और ये एक फॉरेस्ट के अंदर फूड चेन है। अलग अलग टाइप से फूड चेन जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आते हैं बच्चों, जिसपे आप स्टार लगा लेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेंगे उसको, या सुनेंगे सबसे पहले ध्यान से। सवाल है कि अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि फूड चेन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, तो भाई फूड चेन में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है, एक से आगे, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रही है, और वापस नहीं आ रही, वापस नहीं आ रही है। तो फूड चेन ऑलवेज स्ट्रेट एंड प्रोसीड्स इन अ प्रोग्रेसिव स्ट्रेट लाइन, ऐसे चल रही है कि ग्रास को खा गया कौन, ग्रास को खा गया डियर, और डियर को खा गया लायन, ठीक है, इस तरीके से चल रही है कि स्ट्रेट वे में चल रही है, ठीक है। कैसी होती है ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। बेटा इनका कहने का मतलब है कि ये यूनिडायरेक्शनल वे में काम करती है। कैसे काम करती है, यूनिडायरेक्शनल वे में। सो देयर आ गया पॉइंट, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो देखने को हमें मिल रहा है फूड चेन के अंदर, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द सीरीज ऑफ सब्सिक्वेंट कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। तो अलग अलग टाइप के कंज्यूमर्स हो गए, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है जो पहले खा रहा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर क्वाटनरी, इस तरीके से। अब मजेदार पॉइंट ये आता है, यहाँ पे आप जरा स्टार लगा के देखेंगे कि यहाँ भाई एनर्जी कम भी तो होती है ना, यहाँ पे एनर्जी कम भी होती है। अभी मैं उसको आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पे कि यहाँ यूजुअली जो है 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं फूड चेन के अंदर, ठीक है, फ्यू चेन्स में, एंड देयर में भी मैक्सिमम 5 ट्रॉफिक लेवल्स, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है, यहां से ये सवाल आपका बन जाएगा, ये सवाल यहाँ पे बन गया कि ऐसा क्यों। अब सवाल कैसा पूछेगा आपसे, सवाल बोलेगा कि भाई फूड चेन के अंदर 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही क्यों होते हैं,
ठीक है, 3 से 4 या 5, बस इससे ज़्यादा क्यों नहीं होते, राइट। इस पॉइंट को मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस पॉइंट को मैं अभी आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले इसको, ठीक है, ये बताता हूँ। देखो बेटा, एक थे प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन, ठीक है, एक थे प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना यार थोड़ी सी, ठीक है। प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन थे। अब इन्होंने क्या किया था, रेमंड लिंडमैन ने, इन्होंने दिया था 10% लॉ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन द ट्रॉफिक लेवल, बेटा टॉपिक है आपका। तो प्रोफेसर रेमंड लिंडमैन ने 10% लॉ दिया। इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक फूड चेन बना लेते हैं कि कोई ग्रास है या कोई प्लांट है, ठीक है, इसको खा गया कोई इंसेक्ट, इसको खा गया कोई इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को खा गया फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को खा गया स्नेक, ठीक है, फ्रॉग को खा गया स्नेक, और स्नेक को खा गए चाइनीज, ठीक है, स्नेक को खा गए चाइनीज खा गए, ठीक है। मान लो ना यार, कमाल की बात हो गई, मान ले लो। अब देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये एक यहाँ से सन जो है वो उसको एनर्जी जो है वो दे रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी अभी आपको बोला था, सन जो है इसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, सन से यहाँ पे एनर्जी जो है वो आ रही है। मैंने बोला था अभी कि सन जितनी भी एनर्जी देता है, सन जितनी भी एनर्जी देता है उसका मात्र 1% जो है ये ग्रीन प्लांट जो है वो कैप्चर करते हैं। कितना? 1%, ठीक है। यहाँ पे अगर वो 5000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है, अगर ये 5000 किलो जूल एनर्जी दे रहा है तो इसका सिर्फ 1% जो है ये ग्रासेस जो है वो लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है यहाँ से ग्रास से जो है वो इंसेक्ट के अंदर जो एनर्जी पहुंचेगी वो सिर्फ इसका 10% पहुंचेगी, यहाँ तक जितनी बनाई इसने उसका 10%, फिर यहाँ से आगे जो है उसका 10%, ठीक है, फिर यहाँ से आगे जो है वो उसका 10%, ठीक है, फिर यहाँ से आगे जो है वो उसका भी कितना 10% जो है वो आगे पहुंचेगा। अब सवाल यहाँ पे मन में ये बोल रहा होगा कि सर 10% ही क्यों, बाकी का 90% कहाँ जा रहा है? सर ये सवाल मन में आ रहा है, ठीक है, बाकी का 90% कहाँ पे जा रहा है? बाकी का 90% खर्च हो रहा है बेटा उसकी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, उसकी बॉडी की लाइफ प्रोसेसेस के अंदर खर्च हो रहा है। पढ़ा है ना लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ा है कि भाई लाइफ प्रोसेसेस में डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये प्रोसेस भी तो लगातार चल रही है ना, तो इन प्रोसेसेस के अंदर ये जो है खर्च हो गया, ठीक है जी। इसलिए बाकी का जो 90% है, बाकी का जो 90% है वो इन लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो है वो लगातार खर्च हो रहा है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जरा मैं पीछे जा रहा हूँ, अब देखो जरा मैं वापस से पीछे जा रहा हूँ उसी पॉइंट पे, देखो जरा यहाँ पे सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑमनिवोर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक पे आ रहा हूँ मैं। अब आपको ये पॉइंट अच्छे समझ आ गए होंगे ना कि क्यों इतने ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है, इतने ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यानी कि ट्रॉफिक लेवल में बढ़ते चले जाएंगे, एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आगे कुछ बच ही नहीं रहा, तो इसलिए ट्रॉफिक लेवल जो है वो कैसे होते हैं, कम होते हैं, 3 से 5 होते हैं, ठीक है, 3 होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑमनिवोर्स होते हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं डिफरेंट ट्रॉफिक पोजीशंस इन डिफरेंट फूड चेन। हम भी जैसे ह्यूमंस हैं, हम ऑमनिवोर्स होते हैं, तो जैसे बियर्स वगैरह होते हैं तो हम हो गए, तो हम एक अलग तरह का पोजीशन जो है वो अलग तरह की फूड चेन में ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब अलग अलग फूड चेन में अलग अलग पोजीशंस को हम लोग ऑक्यूपाई करते हैं। ईच ट्रांसफर जनरली 80 to 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, 80 से 90% एनर्जी लॉस हो जाती है एज अ हीट, ठीक है, एज अ हीट इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एज वेल। 2 टाइप्स ऑफ फूड चेंज हमें देखने को मिलती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, तो उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हमारा पॉइंट बच्चों, ये स्टार लगा के आपके एनसीईआरटी से बनाया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं कि 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, एनर्जी में ग्रेजुअली डिक्रीज होना फूड चेन में, इसीलिए 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल जो है वो कंटेन करते हैं। देखो जरा, देखो अभी मैंने पीछे पूछा ना कि मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रॉफिक लेवल है,
अब इस ट्रॉफिक लेवल में आपको प्रोड्यूसर मिल रहे हैं, प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो जूल एनर्जी है, और जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कितना खा, वो इसको खा गया, लेकिन उसको तो उसका सिर्फ 10% मिलेगा ना, तो 10% कितना हो गया 100 जूल, इसको फिर इसका 10% मिलेगा तो कितना हो गया 10 किलो जूल। देखो यहाँ से जैसे जैसे चलेंगे ये 10% लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहा है, ये 10% लॉ के अकॉर्डिंगली चल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, स्टार लगा के लिख लेंगे कि एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, एनर्जी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। इसीलिए हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हमें से 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल ही देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि इसने सन से एनर्जी ली और सन से एनर्जी लेने के बाद आगे 1% जो है वो ट्रांसफर हो गई, एनर्जी पिरामिड था बच्चों। उसके बाद आपका एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का बेटा मतलब होता है कि जो भी हमारी फूड चेन है, ठीक है, चलो एक छोटी सी फूड चेन बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, इस ग्रास को खा गया डियर, ठीक है, इस ग्रास को खा गया डियर और डियर को खा गया टाइगर, ठीक है, डियर को खा गया टाइगर। तो हुआ क्या यहाँ पे कि इसकी बॉडी में भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई थी, मतलब ग्रास की बॉडी के अंदर भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही होगी, लाइक फूड का बनना, वेस्ट का बनना, सब चीज़ें चल रही होंगी। तो बेसिकली इसकी बॉडी में भी उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस बने, और इसकी बॉडी में फिर ऐसे ही रिएक्शंस चल रही हैं, तो यहाँ पे भी टॉक्सिक सब्सटेंस बने, ठीक है, राइट। तो इसने खाया इसको और डियर को खाया टाइगर ने, तो ये टॉक्सिक भी तो आगे धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे हैं ना सभी की बॉडी के अंदर, राइट। तो यही बताता है हमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहती है डेफिनेशन? द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। हर एक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है कि इसकी इसमें और इन दोनों की इसमें। मान लो अगर इसको, वैसे तो टॉप कार्निवोर है, इसको कोई आगे खा गया तो सारी उसके अंदर है ना, इस तरीके से। अब जैसे मान लो ज़ूओप्लैंक्टन्स है, ज़ूओप्लैंक्टन्स को कौन खा रहे हैं? ज़ूओप्लैंक्टन्स को खा रही है स्मॉल फिश। तो इसकी बॉडी के जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, जो केमिकल्स थे हार्मफुल, वो कहाँ चले गए? वो इसकी बॉडी में। इसकी जो थे वो लार्ज की बॉडी में, और इसके कहाँ चले गए? इसकी बॉडी में। तो इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसकी बॉडी में हुई? इसकी बॉडी में हुई, राइट। तो सबसे ज़्यादा केमिकल टॉक्सिक किसकी बॉडी में पहुँचे? इसकी बॉडी में पहुँचे। तो इसका मतलब आप तो ये कहना चाह रहे हो सर कि जो फूड चेन के अंदर टॉप पे होगा उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इन हार्मफुल केमिकल्स की हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो जाएगी। नाउ यू गॉट माई पॉइंट, राइट। चलिए, तो यहाँ से एक सवाल बन गया कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो है सच केमिकल्स यानी कि टॉक्सिक गेट एक्यूमुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडीज। क्यों? क्योंकि ह्यूमन तो सबसे टॉप पर ही किसी भी फूड चेन में लाई करता है। सो एज अ ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, क्योंकि किसी भी फूड चेन में ह्यूमन को हम कहाँ रखेंगे? टॉप पे रखेंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया सबको? चलिए जी आगे चलते हैं। ये एक फूड वेब हो गया बेटा। फूड वेब का मतलब होता है एक तरीके का जाल। जब बहुत सारी फूड चेन मिल रही हैं, जब फूड चेन्स बहुत सारी मिल रही हैं, जब फूड चेन बहुत सारी मिल रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। ठीक है, उसे हम फूड वेब का नाम देते हैं, उसे हम फूड वेब का नाम देते हैं। चार मत बना देना, मैं बहुत सारी की बात करूं तो यार इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओजोन लेयर का। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या है? एक तरीके से ब्लैंकेट है। ओजोन लेयर क्या है? एक तरह का ब्लैंकेट है। ठीक है, ये ब्लैंकेट क्या कर रहा है? ये ब्लैंकेट जो है ये हमें प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। क्या देने का काम कर रहा है? प्रोटेक्शन देने का। किससे? यहाँ सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ए बी सी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, ये हमारी अर्थ को उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर ये लेयर ही हट जाए,
तो क्या होगा, हमें कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सर हम तो बीमार पड़ सकते हैं, बिल्कुल पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन लेयर और द ओजोन शील्ड इज अ रीजन ऑफ अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, एंड दैट एब्जॉर्ब द मोस्ट ऑफ द सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, राइट। कहाँ पे होती है स्ट्रेटोस्फेयर में? ये सुन लेना कि जो लोअर पोर्शन होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसके नीचे उसमें प्रेजेंट होती है ये ओजोन लेयर, ठीक है। सो ओजोन लेयर मेनली फाउंड इन दी लोअर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें लोअर पोर्शन में हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 किलोमीटर्स अबव द अर्थ, अर्थ से लगभग अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो 20 से 30 किलोमीटर की रेंज में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो दैट ऑल्दो इट्स थिकनेस वेरी सीजनली एंड ज्योग्राफिकली, तो इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो भी वेरी करती है सीजनली बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब ये देखिए ज़रा, यहाँ पे पॉइंट आता है कि ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3। अब ये बनता कैसे है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बनता कैसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में O2 मॉलिक्यूल है वो उसको किस में ब्रेक कर रहा है? ऑक्सीजन एटम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, जब ये O2 मॉलिक्यूल होगा तो ये यूवी रेडिएशन से क्या बन गया? ऑक्सीजन, ये एक मोनो एटॉमिक फॉर्म बन गई। यहाँ पे ये एक डाई एटॉमिक फॉर्म है, ये एक डाई एटॉमिक फॉर्म है, डाई का मतलब होता है दो, और ये एटम तो समझते हैं आप। ये कैसा बन गया यहाँ पे ये मोनो एटॉमिक फॉर्म बन गई। कैसी फॉर्म बन गई? मोनो एटॉमिक फॉर्म जो है वो बन चुकी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। These oxygen atoms then combine with oxygen molecule to form a ozone molecule। जब यही एक मोनो एटॉमिक फॉर्म वापस से किसी डाई एटॉमिक फॉर्म के साथ मिलेगी तो फॉर्मेशन करेगा किसका? ओजोन के लेयर का, या ओजोन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ये ध्यान रखिएगा। ओजोन डिप्लीशन, देखो डिप्लीशन यानी कि उसका पतला होना, डिप्लीट होना, ठीक है, डिप्लीट होना, पतला होना, ऐसा। तो रिसेंटली जो डिस्कवर किया गया था दैट ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिप्लेटेड, डिप्लीट हो रही है। सो ओजोन डिप्लीशन डिस्क्राइब टू रिलेटेड इवेंट्स ऑब्जर्व्स इन द रेट ऑफ 1970s, 1970 में लगभग ये देखा गया था। Decrease in the thickness of ozone layer over the Antarctica region was first observed in the 1985 and what terms as ozone hole। बच्चों ये स्टार लगा के ध्यान रखिएगा कि पहले कहाँ पे देखा गया था और कब देखा गया, ये भी देख लेना। तो इसका रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि पहले के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो गैस होती है उसको यूज़ करते थे। कहाँ पे यूज़ करते थे? उसको हम अपने ACs के अंदर यूज़ करते थे, उसको हम एज अ रेफ्रिजरेटर गैस यूज़ करते थे, तो उनको बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता था। तो इन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर हम डिप्लीट हो गए तो ये तो बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। ओजोन का डिप्लीट होना जो था वो काफ़ी हार्मफुल था। हार्मफुल इसलिए था क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये जो है ये स्किन कैंसर तक कर सकता है। क्या कर सकता है? स्किन कैंसर तक कर सकता है, उसके साथ साथ कैटरैक्ट तक कर सकता है, उसके साथ साथ सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है, सॉइल को इनफर्टाइल बना सकता है, ठीक है। मतलब ये सारी समस्याएं जो है वो देखी गई, ये सारी समस्याएं जो है वो देखी गई। और एनिमल्स, बाकी के एनिमल्स पे भी अपना इम्पैक्ट दिखाएगा। तो भाई इसका जो यूज़ था मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था, एक्सेसिव यूज़ हो रहा था इन सिंथेटिक केमिकल्स का, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और इसका यूज़ कहाँ पे हो जाता है? रेफ्रिजरेटर में होता था, AC में होता था, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर किया जाता था, ठीक है, एरोसॉल स्प्रेस के अंदर किया जाता है, स्प्रेस वगैरह होते हैं ना उनके अंदर किया जाता था। तो इन्होंने सोचा कि यार जो UNEP था, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, इन्होंने कहा कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, प्रोडक्शन पे ही बैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर और कुछ साल चला तो पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएगी और हम आ जाएंगे चपेट में बीमारियों के, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया? एक प्रोटोकॉल बनाया जिसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। बच्चों इस पे स्टार लगा के लिख लेना, इसको नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो इन्होंने क्या कर दिया? एग्रीमेंट कर दिया कि स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ 1986 में प्रोडक्शन पे ही बैन लगा दिया, सीधा सीधा प्रोडक्शन पे बैन लगाया गया, क्योंकि अगर बनता रहता तो किसी न तरफ बिकता रहता, तो इसलिए प्रोडक्शन के ऊपर ही बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो बाय ऑल कंट्रीज, सभी कंट्रीज में बंद हो गया, खत्म बात, पी लो पानी,
खत्म कहानी। फिर आता है बच्चों मैनेज कैसे करते हैं। जितने भी जो हमारे गार्बेज प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें मैनेज कैसे करते हैं, जितने भी जो गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है उसे मैनेज कैसे करते हैं। बच्चों अलग अलग टाइप का वेस्ट निकलता है ना, प्लास्टिक है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ब्लू डस्टबिन, येलो डस्टबिन, है ना, अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ब्लैक भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, अलग अलग नीले। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है ये एक्टिविटीज है बेसिकली, एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट इंसेप्शंस टू इट्स फाइनल डिस्पोजल, मतलब उसको छाट के फाइनल डिस्पोजल से पहले देख लेना, ठीक है। ये एक पूछा गया। वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एंड ईच टाइप हैज डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट, सभी का अलग अलग मेथड है। अब जैसे यहाँ पे है कि वेस्ट मैनेजमेंट डील्स जो होती हैं विद ऑल टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, कोई बायोलॉजिकल वेस्ट हो या फिर कोई हाउस होल्ड वेस्ट हो, तो अलग अलग टाइप के वेस्ट होते हैं बच्चों, ये बहुत बात हम लोग समझते हैं। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि रिसाइकलिंग मटेरियल जो है दे पुट इनटू योर रिसाइकलिंग बिन एंड गेट अ न्यू पर्पस आफ्टर बीइंग प्रोसेस्ड एंड टर्न इनटू न्यू और सिमिलर प्रोडक्ट। तो जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं उसको रिसाइकल किया जाए। मोस्ट कॉमन रिसाइकलेबल आइटम जो होती है जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मतलब इनको रिसाइकल हम वापस से जो है कर सकते हैं। एक मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं कंपोस्टिंग, सुना होगा आप लोगों ने कंपोस्टिंग के बारे में, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है वेयर ऑर्गेनिक वेस्ट ब्रेक डाउन इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट परफेक्ट फॉर योर गार्डन प्लांट्स। बेसिकली आप इससे क्या बनाते हैं, आप इससे खाद बनाते हैं ना, कि आपने जो वेजिटेबल्स पील्स वगैरह हैं, आपकी सब्जियों के छिलके हैं, आपके ये सभी जो हैं, इनसे आप मैन्योर बना रहे हो, बेसिकली खाद बना रहे हो, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मैन्योर। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं बेटा, दो टाइप के वेस्ट होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है जी, और एक होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनके ऊपर माइक्रोबियल एक्शन नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन आल्सो यूज्ड इन बायोगैस प्लांट्स एज वेल। यहाँ बायोगैस का प्रोडक्शन होता है जिसके अंदर आपकी मीथेन गैस आती है, जिसके अंदर आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आती है, जिसके अंदर आपकी CO2 आती है। तो हम CH4 जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, लगभग 75% के आसपास, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं बच्चों। इको फ्रेंडली गैस होती है, काफ़ी यूजफुल होती है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है टू जनरेट बायोगैस एंड अ मैन्योर, क्योंकि जो वेस्ट बचता है उसको हम यहाँ पे एज अ मैन्योर जो है वो यूज़ कर लेते हैं, राइट। बायोगैस चीप सोर्स है फ्यूल का, एंड मैन्योर एंड अ चीप फर्टिलाइजर है, ये चीप फर्टिलाइजर है, ये चीप सोर्स है फ्यूल का, राइट। अब आगे चलते हैं जरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो द टर्म बायोडिग्रेडेबल, देखो बायो का मतलब होता है लिविंग और डिग्रेडेबल मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, बेसिकली डिग्रेड करना, उसको काट लेना। That is used for those things that can be easily decomposed by natural agents like water, oxygen, ultraviolet rays, sun, acid rain and the microorganisms। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये वेस्ट आप लोगों के घर का ही है, आप इसमें देख सकते हैं केले के छिलके, आम के छिलके, संतरा है, फ्रूट है, ठीक है। तो इनके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वाटर, ऑक्सीजन, अल्ट्रावायलेट रे, इन सभी से आसानी से ये डिग्रेड हो जाए, इन सभी से आसानी से डिग्रेड हो जाए, इन्हें हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। लेकिन अब देखो जरा यहाँ पे क्या क्या आ गया इसमें, व्हेन अ डेड लीफ और बनाना पील इज थ्रोन आउटसाइड इट इज एक्टेड अपॉन द सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगस, स्मॉल इंसेक्ट इन टाइम पीरियड। तो ये सब इसके ऊपर एक्ट करेंगे, राइट, और इनके पास जो एंजाइमिनल एक्शन होगा उन स्पेसिफिक एंजाइम्स की हेल्प से इसको क्या कर देंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट। बच्चों जैसे सीधी सी कहानी है ना कि आप अगर कोयला खाने लगे तो क्या वो आपकी बॉडी को कोई एनर्जी देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आपके पास बॉडी में वो एंजाइम ही नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर सके, तो इसलिए आप खाते नहीं है, नहीं तो आप कुछ भी खाने लगे, कुछ भी खाओगे हैं। चलो अब दूसरे आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज इनटू द सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक लेबल्ड एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। तो जिनको हम लेबल का मतलब है यहाँ पे कि जो हमने लेबल नहीं किया, जो बेसिकली जैसे माइक्रोब्स हो गए, जैसे फंगस हो गए, इन सभी के एक्शन से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक होती है,
जैसे कि मेटल होता है, जैसे कि स्क्रैप्स होते हैं, एल्यूमिनियम कैंस होती हैं, ये और बॉटल्स होती हैं, दे आर हैजार्डस केमिकल्स बच्चों, सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ये बात आप लोग छोटी क्लासेस से यहाँ पे सीखते आए हैं। सो द एवर इंक्रीजिंग लोड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ट्रैश इज ग्रोइंग एंड कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सेवरल कंट्रीज। जैसे जैसे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, लगभग हर आदमी हर रोज़ एक इस तरह की बॉटल का इस्तेमाल करता ही है। सोचिए कि वर्ल्ड वाइड कितने बड़े लेवल पे ये बढ़ रही हैं और सॉइल को हार्म पहुंचा रही हैं, राइट। तो इसलिए हम इनको सेपरेट करते हैं बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक को लेस अमाउंट में यूज़ करें, क्योंकि ये खराब बेसिकली, या तो इसको रीयूज़ करना ही बहुत हार्मफुल होता है, हम बेसिकली इसको बनाना भी अभी बंद नहीं कर सकते जल्दी से, ठीक है। और दूसरा, हम इसका यूज़ जो है वो मिनिमाइज आसानी से कर सकते हैं। बच्चों ये था आपका आर एनवायरनमेंट चैप्टर, जो हमने बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में है कवर कर लिया है, और आपको 3 से 4 नंबर जो है वो देखे जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।